Assalamu alaikum dear students. Hopefully you are doing good. We are conducting our lectures on cell cycle और जैसा कि आपको मालूम है सेल साइकिल में हम लोग इंटरफेस की बात कर चुके हैं, माइटोसिस की बात हो चुकी, मियोसिस की बात हो चुकी है, एमाइटोसिस की बात भी हो चुकी है। एक और जो टॉपिक भी स्टूडेंट बार बार मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि वो मैं आप लोगों को करवाऊँ, वो हैं मियोटिक एरर्स। तो आइए आज मैं और आप मियोटिक एरर्स की बात करते हैं। Now as you can see the name indicates meiotic errors, यानी ये ऐसे एरर्स हैं, एरर आपको पता है गलती को कहते हैं, ये ऐसी गलती है, ऐसी गड़बड़ है जो कि मियोसिस के प्रोसेस के दरमियान में होती है। अच्छा, एक सवाल यहाँ ध्यान में आता है कि मियोटिक एरर तो हैं, क्या कोई माइटोटिक एरर भी होते हैं? तो ये बात आपने बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि माइटोटिक एरर्स भी होते हैं, बट चूँकि वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है इसलिए वो हमारी जो रिस्ट्रिक्शन से इस वक्त जो है वो बाहर है, हमें उनको पढ़ने की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं। आप लोग जब मेडिकल कॉलेज में इधर उधर जाएंगे तो डेफिनेटली आप जो है वो उनको पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मियोटिक एरर्स को। तो मियोटिक एरर्स क्या हैं? दे आर एरर्स विच अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। नाउ जो सबसे कॉमन मियोटिक एरर दुनिया में जो है वो स्टडी किया गया है और जो मिला है और वो हमारे सिलेबस में भी शामिल है, उसका नाम है नॉन डिसजंक्शन। तो मोस्ट कॉमन मियोटिक एरर इज नॉन डिसजंक्शन। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात जो है मैं आपको इंटीमेट करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ और वो बात ये है कि अगर आप अभी ये लेक्चर देखने लगें और इससे पहले आपने मियोसिस वाला लेक्चर नहीं देखा, ख़ासतौर पर वो जो हमारा मियोसिस लेक्चर 1 है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये वीडियो यहीं पर रोकिए, जाइए पहले मियोसिस लेक्चर 1 वाला वीडियो देखिए, उसमें प्रोफेस 1 अच्छी तरह स्टडी कीजिए, फिर वापस आइए, फिर आपको ये समझ आएगा कि यहाँ हो क्या रहा है। अब आपको याद होगा नॉन डिसजंक्शन क्या है। बेसिकली नॉन डिसजंक्शन इज़ फेल्यूर ऑफ टर्मिनलाइजेशन। It is failure of terminalization। अच्छा, अब आप बिल्कुल ये समझ सकते हैं और जिन लोगों ने प्रोफेस 1 वाला लेक्चर जो है हमारा देखा हुआ है, मियोसिस 1 वाला लेक्चर, वो फ़ौरन ये बात तो क्लिक कर गए होंगे कि टर्मिनलाइजेशन वॉज द प्रोसेस इन विच कियाज़मा ब्रेक्स और जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे आफ्टर क्रॉसिंग ओवर दे गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो अब जब टर्मिनलाइजेशन नहीं होगी तो क्या होगा, हम ज़रा समझते हैं। पहले मैं आपको समझाता हूँ कि नॉर्मली क्या होता है। नॉर्मली ऐसा होता है, आपको याद होगा कि ये हमारे पास एक क्रोमोसोम था, इसके साथ कियाज़मा फॉर्मेशन में हमारे पास एक क्रोमोसोम और था, इन दोनों ने अपने जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर लिए थे और एक्सचेंज करने के बाद ये जो इनका मीटिंग पॉइंट था, ये मीटिंग पॉइंट जिसको हम कियाज़मा का नाम देते हैं, या बहुत सारी किताबें या बहुत सारे लोग इसको चियाज़मा भी बोलते हैं, बातें किए, ये एक दूसरे से अलग हो जाता है, ये चियाज़मा ब्रेक हो जाता है। और जब चियाज़मा ब्रेक होता है तो हमें कुछ इस तरह की जो है वो सिचुएशन नज़र आती है, हमें कुछ इस तरह की जो है वो सिचुएशन नज़र आ रही होती है। आपको याद होगा अच्छे तरीके से, मियोसिस 1 में हमने इसकी बहुत डिटेल में बात की थी, मियोसिस 1 वाले लेक्चर में। अब आप इमेजिन कीजिए कि अगर ये कियाज़मा ब्रेक ना हो तो क्या होगा, ये दोनों क्रोमोसोम साथ जुड़े रहेंगे, और जब ये दोनों क्रोमोसोम साथ जुड़े रहेंगे तो ये क्रोमोसोम का जो पेयर है वो ड्यूरिंग एनाफेज किसी एक पोल की तरफ मूव कर जाएगा, जिससे सारी गड़बड़ होगी। कैसे होगी आइए ज़रा समझते हैं। लेट सपोज कि हमारे पास ये एक सेल है और सेल के अंदर जो है वो मियोसिस हो रही है। अभी मैं क्रॉस ओवर वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ता, मैं सादा क्रोमोसोम बना के आपको समझाता हूँ। लेट सपोज कि ये आपके पास 2 क्रोमोसोम है, ये 2 क्रोमोसोम है, तो ये टोटल 4 क्रोमोसोम हमारे पास हो गए, 2 क्रोमोसोमल पेयर हमारे पास हो गए। अब इन क्रोमोसोमल पेयर में क्रॉस ओवर हुआ, क्रॉस ओवर होने के बाद ये कियाज़मा ब्रेक हुआ टर्मिनलाइजेशन में और ये अलग अलग हो गए। अब एक पेयर में तो हुई, दूसरे में नहीं हुई। नतीजा क्या होगा? देखिए नतीजा ये होगा कि अगर मैं दूसरी स्टेज पे जाऊँगा तो मुझे कुछ सेल में कुछ इस तरह की पिक्चर नज़र आएगी कि ये एक पेयर तो विदाउट टर्मिनलाइजेशन के आपस में जुड़ा हुआ खड़ा होगा और दूसरा पेयर एक दूसरे से अलग हो चुका हुआ होगा, इस तरह से। अब आपको पता है मियोसिस में स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होती है। जब स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होगी तो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन आपको पता है मेटाफेज 1 में
जो स्पिंडल फाइबर्स हैं क्रोमोसोम से जाके अटैच होते हैं। अब आप क्लियर कट यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर इस कंबाइंड पेयर के साथ एक स्पिंडल फाइबर अटैच हुई और इस सिंगल क्रोमोसोम के साथ एक स्पिंडल फाइबर, और यहाँ पर एक स्टेरा अटैच हुई। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि जब ये सेल डिवाइड होगा, अब जब ये सेल डिवाइड होगा इस तरह से, तो अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्रोमोसोम एक ज़्यादा आ जाएगा और यहाँ पर क्रोमोसोम एक कम आ जाएगा। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे क्याज़मा ब्रेक नहीं हुआ था। ये जो फेल्यूर है क्याज़मा ब्रेक होने का, इसको हम नॉन डिसजंक्शन कहते हैं। इट इज़ द फेल्यूर ऑफ टर्मिनलाइजेशन। अच्छा, आप देखें, अब आपको पता है मियोसिस के प्रोसेस के नतीजे में गैमेट बनते हैं, तो इट्स ए हैप्लॉइड सेल, और ये भी एक हैप्लॉइड सेल होगा। अब देखें इसमें हैप्लॉइड में, यानी इसमें n+1 हो गया, यानी नॉर्मल से एक क्रोमोसोम ज़्यादा हो गया, और यहाँ पर n-1 हो गया, यानी नॉर्मल से एक क्रोमोसोम कम हो गया। अब जब ये जाके फ्यूज़ करेंगे दूसरे गैमेट के साथ, तो ये 2n+1 हो जाएगा आफ्टर फ्यूजन, और ये 2n-1 हो जाएगा आफ्टर फ्यूजन। तो ये जो चीज़ आपने देखी, अब ये भी एबनॉर्मलिटी है, नॉर्मल नहीं है, और ये भी एबनॉर्मलिटी है, ये भी नॉर्मल नहीं है। तो ये जो पूरी कंडीशन है, सिचुएशन है, इसको हम मेयोटिक एरर का नाम देते हैं। अब यहाँ पर चूंकि एक ज़्यादा हो गए, तो यहाँ पर पेयर की बजाय किसी एक स्पेसिफिक पेयर के ऊपर क्रोमोसोम 2 नहीं होंगे, 3 होंगे, 3 बॉडीज़ होंगी, तो हम इसको नाम दे देते हैं ट्राइसोमी का। यानी पेयर में जहाँ पर 2 क्रोमोसोम का ऑलरेडी मौजूद थे, वहाँ पर 2 के बजाय वो 3 हो गए, एक मेंबर ज़्यादा हो गए, और इसको हम नाम दे देंगे मोनोसोमी का। यानी यहाँ पर पेयर ही ख़त्म हो गया और एक क्रोमोसोम जो है वो पेयर की जगह पर आ गया। तो होपफुली कि आपको ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट नॉन डिसजंक्शन का और मेयोटिक एरर्स का इस डायग्राम के जरिए बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब इंसानों के अंदर याद रहे, ये जो नॉन डिसजंक्शन है, नॉन डिसजंक्शन कैन अफेक्ट बोथ ऑटोसोम्स प्लस सेक्स क्रोमोसोम्स। तो ये ऑटोसोमल डिफेक्ट भी प्रोड्यूस कर सकती है और सेक्स क्रोमोसोमल डिफेक्ट भी प्रोड्यूस कर सकती है, जैसे अभी हम इसकी एग्जांपल में समझते हैं। तो ये हमने थोड़ा सा इसके डिस्क्रिप्शन समझी। अब हम देखते हैं कि हमारे टेक्स्ट में कौन कौन से डिसऑर्डर शामिल हैं जो कि ट्राइसोमी या मोनोसोमी की वजह से, यानी मेयोटिक एरर्स की वजह से होते हैं। तो आइए उनको देख लेते हैं एक एक करके। 3 हमारे टेक्स्ट में उन्होंने शामिल किए, तीनों की मैं आपसे बात कर लेता हूँ। यहाँ मैं लिख दूँ ताकि आप लोगों को याद रहे कि क्या हुआ है। इट्स ए ट्राइसोमी कंडीशन, ट्राइसोमी। ऑलराइट, तो अब आप ज़रा देखिए, नाउ डिसऑर्डर ड्यू टू मेयोटिक एरर्स, उसमें जो पहला है वो हमारे पास है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम को कॉमनली कॉल्ड मंगोलिज्म। अब सवाल इमीडिएटली ध्यान में आएगा कि इसको मंगोलिज्म क्यों कहा जाता है। आपको पता होगा कि इंसानों के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर, देयर आर डिफरेंट रेसेस। आपको पता है यूरोपियन कॉकेशियन रेस अलग है, इंडियन जो रेस है वो अलग है, इस तरीके से अफ्रीकन जो रेस है ब्लैक्स की वो अलग है। इस तरह ये रेस जो चाइनीज़, जैपनीज़ और कोरियन जो रेस है, इसको जो है वो मंगोल रेस कहा जाता है। तो जब हम इन बच्चों को देखेंगे तो इनके जो फेशियल कैरेक्टरिस्टिक हैं वो बहुत ज़्यादा रिजेंबल करते हैं मंगोल से, यानी मंगोल रेस से। तो इसलिए इसको जो है वो मंगोलिज्म का नाम दिया गया। याद रहे, इट्स एन ऑटोसोमल डिफेक्ट, यानी यहाँ पर जो मेयोटिक एरर है वो ऑटोसोम को इफेक्ट कर रहा है, सेक्स क्रोमोसोम को इफेक्ट नहीं कर रहा। और बेसिकली इट इज़ ट्राइसोमी 21। क्या इस बात का क्या मतलब हुआ? यानी जब हम ह्यूमन कैरियोटाइप देखेंगे तो हमारे पास देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, और 23 पेयर्स में से जो 21st पेयर होगा उस पर एक मेंबर जो है वो एक्स्ट्रा होगा। अब इसके अंदर जो बच्चे होते हैं, इट्स डिसऑर्डर इज हाईली रिलेटेड विद एज ऑफ मदर। और ये बात एक्सपेरिमेंटली और रिसर्च प्रूवन है कि वो फीमेल, वो ख़वातीन जिनके अंदर कंसेप्शन जिस वक्त होती है, यानी जिस वक्त वो कंसीव करती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, अगर उनकी उम्र 35 ईयर्स या 35 ईयर्स से ज़्यादा हो तो उनके अंदर डाउन सिंड्रोम के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं उनके बच्चों के अंदर।
तो चांसेस आर मोर इफ मदर is 35 years or more at time of pregnancy. मगर इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग जो है वो घर जाके फरमाइशें करने लगेंगे हमारी जल्दी जल्दी शादी कर दें. इट डजंट मीन इतना लेट नहीं करना चाहिए, मगर सही. राइट, चले. अच्छा, अब इसमें जो हमारे पास जो बच्चे होंगे दे आर mentally and physically retarded. They are low in IQ, उनकी नॉर्मल ग्रोथ नहीं होती है, वो जल्दी चलने नहीं लगते हैं, इंटेलिजेंस लेवल उनका बहुत कम होता है. और आम तौर पे ये जो बच्चे होते हैं ये 2nd to 3rd डेकेड ऑफ लाइफ में इनकी डेथ हो जाती है. तो यूजुअली डाइड इन 2nd और 3rd डेकेड ऑफ लाइफ. इनमें जो फीमेल्स होती हैं वो कभी कभी रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंच जाती हैं और वो रिप्रोड्यूस भी करती हैं और वो नॉर्मल बच्चे भी बॉर्न कर सकती हैं और ट्राइसोमिक बच्चे भी बॉर्न कर सकती हैं. बट जो मेल्स होते हैं वो आमतौर पर रिप्रोडक्टिव एज तक नहीं पहुँचते, उससे पहले ही जो है उनकी डेथ हो जाती है. बहुत रेयर है अगर ये बच्चे 40-45 साल की उम्र तक पहुँच जाए. इट्स रियली रेयर. उसके बाद जब हम बात करेंगे एक और जो डिसऑर्डर है उसको हम कहते हैं क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम. Now again is a trisomic condition. और याद रहे ये ट्राइसोमिक कंडीशन इन्वॉल्व करती है सेक्स क्रोमोसोम. ये सेक्स क्रोमोसोम को जो है वो इन्वॉल्व करती है. यहाँ पर क्या होता है, जो मेल होते हैं इट्स अ मेल डिफेक्ट, और यहाँ पर जो मेल होते हैं मेल हैव 44 ऑटोसोम प्लस XXY जीनोटाइप. नॉर्मली आपको पता है जो मेल जीनोटाइप है इट इज़ 44 प्लस X एंड Y. ये नॉर्मल मेल जीनोटाइप है. यहाँ पे आप क्लियर देख रहे हैं एक X क्रोमोसोम जो है यहाँ पर ज़्यादा आ गया. अब इसकी वजह से क्या होता है, दे आर फिजिकली वेल बट सेक्सुअली रिटार्डेड. ये रिटार्डेड से ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करूँ, दे आर सेक्सुअली स्टेराइल. मतलब ये कभी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे, कभी बाप नहीं बन सकेंगे. इनमें कभी कभी फीमेल कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं, दे डू डेवलप ब्रेस्ट, और इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो एम्बिगुअस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं. मतलब ये होता है कि जब आप देखेंगे तो आपको वो एक कॉम्बो नज़र आएगा, कॉम्बिनेशन नज़र आएगा मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स का. ट्रीटमेंट इसका भी कोई नहीं है, ट्रीटमेंट इसका भी कोई नहीं है. अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर्स दे आर अनट्रीटेबल टिल टू डेट. अब अभी आज जब तक मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तब तक ज़्यादातर जेनेटिक डिसऑर्डर्स हमारे पास जो है वो ट्रीटेबल नहीं होते. अच्छा, तीसरा जो डिसऑर्डर है इट इज़ कॉल्ड टर्नर सिंड्रोम. नाउ इट्स अ मोनोसोमिक कंडीशन, और ये भी सेक्स क्रोमोसोमल कंडीशन है. और इसके अंदर क्या होता है, इट इन्वॉल्व सेक्स क्रोमोसोम. और इसके अंदर क्या होता है, जो फीमेल होते हैं दे हैव जीनोटाइप 44 प्लस X0. यानी नॉर्मली आपको पता है फीमेल जीनोटाइप होती है 44 प्लस X और X. फीमेल हैव 2X क्रोमोसोम, मगर यहाँ पर जो एक X क्रोमोसोम होता है वो मिसिंग होता है. अब चूँकि यहाँ पर Y क्रोमोसोम नहीं है तो टेक्निकली ये कभी मेल नहीं हो सकते. नाउ यहाँ पर जो फीमेल होती हैं, फीमेल हैव शॉर्ट स्टेचर, उनका जो कद होगा वो छोटा होगा. दे आर वीक इन मैथमेटिक्स, वीक इन मैथ्स. इसके अलावा दे आर सेक्सुअली स्टेराइल. ये भी कभी माँ नहीं बन सकेंगी क्योंकि इनके भी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यूट्रस वगैरह होती है, वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होती है, ओवरीज वगैरह. तो दे आर सेक्सुअली स्टेराइल.
तो दिस इज़ ऑल अबाउट मियोटिक एरर्स। तो होपफुली मियोटिक एरर्स का सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा, मियोटिक एरर्स की एग्जांपल्स भी आपको समझ आ गए होंगे। इस वीडियो की जब आप डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो उसकी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है, और उस लिंक को आप देखिएगा तो जब आप उस लिंक के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर एक फ़ाइल आपके लिए मौजूद होगी जिसके अंदर चैप्टर सेल साइकिल के MCQs होंगे। आप उन MCQs को डाउनलोड कीजिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए, और की भी जो है वो मैं कोशिश करूँगा कि उसके साथ ही उसके वहाँ पर अपलोड कर दूँ। तो आज ही हमारा सेल साइकिल सीरीज़ के लेक्चर अपने अख्ताम को पहुँचे। नेक्स्ट टाइम जब आप और मैं मिलेंगे तो किसी नए चैप्टर के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।